उस दिन सैम जब कॉल सेंटर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचा तो सैम ने वहां पे एक बड़ी भीड़ देखी। उस बड़ी भीड़ को देख के सैम अंदर ही अंदर सहम गया और ईश्वर से यह प्रार्थना करने लगा कि कैसे भी उसे यह नौकरी मिल जाए। दरअसल हाल ही फिलहाल में सैम ने एक बिजनेस प्लान देखा था और उस प्लान के अंदर लाखों रुपए कमाने की संभावना देखी थी। सैम चाहता था कि कैसे भी वो उस बिजनेस को शुरू कर पाए, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस बिजनेस को शुरू करने में 10,000 रुपए लगने थे और सैम अपनी मां से वो 10,000 रुपए नहीं मांगना चाहता था। दरअसल जब सैम की उम्र महज 5 वर्ष थी तभी एक ट्रेन हादसे में सैम के पिता का देहांत हो गया था और उसकी मां कोई बहुत बड़ा काम नहीं करती थी, वो छोटे मोटे कामों को करके परिवार को कैसे भी चला रही थी। सैम नहीं चाहता था कि मां पे कोई प्रेशर बने और वो मां से 10,000 रुपए लेके कोई बिजनेस शुरू करे, इसलिए स्वयं वो कोई नौकरी करना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था और चाहता था कि कैसे भी वो 10,000 रुपए अरेंज कर ले। खैर भगवान ने सैम का साथ दिया और फाइनली सैम को वो नौकरी मिल गई। कॉल सेंटर में उसका सिलेक्शन हो गया। सैम काफी खुश था और वो 30 दिनों के बीतने का इंतजार कर रहा था। वो रोज एक एक दिन गिन रहा था कि कैसे ये 30 दिन बीत जाए, उसे सैलरी मिले और वो उस बिजनेस की शुरुआत कर पाए, क्योंकि सैम की जिंदगी में लाखों रुपए काफी अर्जेंट थे। उसे उन लाखों रुपयों की बहुत अधिक आवश्यकता थी। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम थी। उसे जो सैलरी मिलने वाली थी वो महज 6,000 रुपए ही थी और उसे बिजनेस को शुरू करने के लिए 10,000 रुपए चाहिए थे। खैर जब सैम ने कॉल सेंटर के अंदर जॉब करना शुरू किया तो उसी दरमियान सैम की दोस्ती रिया से हो गई। सैम और रिया एक ही साथ काम करते थे और दोनों के बीच में बहुत कम ही वक्त में एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई। सैम ने रिया को सब कुछ बताया और फिर रिया ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, मैं भी कुछ ना कुछ तुम्हारी मदद कर दूंगी और तुम उस बिजनेस को शुरू कर लेना। 30 दिन बीतने के बाद जब सैम को सैलरी मिली तब रिया एक लिफाफे में कुछ लेके आई और उसने सैम को दे दिया। सैम ने जब उस लिफाफे को खोला तो उसमें वो 4,000 रुपए थे जिसकी उसे बहुत अधिक आवश्यकता थी। सैम के पास अब 10,000 रुपए थे और उसने किसी भी तरीके से उस बिजनेस को शुरू कर लिया। वो बिजनेस कुछ और नहीं था, वो बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का था, डायरेक्ट सेलिंग का था। जब सैम ने नेटवर्क मार्केटिंग का ये बिजनेस शुरू किया तब उसने अपने कलीग्स को, वहां पे जो भी लोग काम करते थे उनको भी बताना शुरू किया और ये बात वहां के टीम लीडर सरफराज को पता चली। सरफराज को पहले से ही सैम और रिया के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही थी वो अच्छी नहीं लग रही थी। सरफराज नहीं चाहता था कि रिया सैम की दोस्त बने और वो कोई मौका खोज रहा था, सैम की गलती खोज रहा था कि वो कैसे सैम को यहां से बाहर निकाल पाए। सरफराज को कुछ लोगों ने बता दिया कि सैम उन्हें किसी जुड़ने जोड़ने वाले, फंसने फंसाने वाले प्लान में फंसा रहा है। जब सैम की ये बात सरफराज को पता चली तो सरफराज को मौका मिल गया और उसने उसकी शिकायत करके किसी भी तरीके से षड्यंत्र रच के वहां से सैम को निकाल दिया। जब सैम वहां से निकला तो रिया वही थी और सरफराज ने अपने तेज दिमाग से रिया को भी नेगेटिव करने की कोशिश की सैम के प्रति। उसने रिया को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि सैम एक गलत काम में फंस चुका है और अब ये जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएगा और इसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। क्योंकि सरफराज वहां का टीम लीडर था तो वो कहीं ना कहीं सीनियर था, उसकी इनकम भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी रिया और सैम के मन में एक दूसरे के प्रति चाहत पैदा हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। रिया इतनी आसानी से ये बात नहीं मानना चाहती थी, लेकिन फिर भी सरफराज के बताने पे रिया के दिमाग में भी नेगेटिविटी आ चुकी थी। सैम ने रिया को एक बार मिलने के लिए बोला और सैम ने कहा कि तुम एक बार बस मिलने आओ और मुझसे ये समझ लो कि आखिरकार मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन तब तक रिया के मन में नकारात्मकता आ चुकी थी और रिया इन चीजों को लेके बहुत हताश हो चुकी थी। उसके मन में यह डर हो गया था कि वो सैम को खो देगी और सैम अपनी जिंदगी को बर्बाद करने निकल चुका है। जब दोनों मिले और उन दोनों में बहुत सारी बातें हुई तब अंत में यही फैसला हुआ कि रिया ने सैम को सीधे 2 चॉइसेस दे दी।
या तो तुम अपने बिजनेस को कर लो, इस नेटवर्क मार्केटिंग को कर लो, और या तो तुम मेरी दोस्ती रख लो। सैम, जिसके मन में रिया के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर पहले से था, और चूंकि रिया ने उसकी सहायता भी की थी पैसों से, सैम रिया को खोना नहीं चाहता था। लेकिन रिया ने उसे यही ऑप्शन दिया था कि तुम इस काम को छोड़ के आओ, वहां पे सॉरी बोलो और फिर से नौकरी को ज्वाइन कर लो। लेकिन सैम बिना कुछ बोले, चूंकि सैम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, उसकी जिंदगी में कुछ और चल रहा था, वहां से सैम उठता है और चला जाता है। वो रिया को कुछ भी नहीं बोलता है। फाइनली रिया को यह समझ में आ जाता है कि सैम की जिंदगी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और फिर सैम पलट के आता भी नहीं है। सैम अपने काम में लग जाता है, और 7-8 महीने काम करने के बाद वो उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे लाखों रुपए अब आ रहे थे। उसने अपने अपलाइन से पहले ही कहा था कि मुझे 6 महीनों के अंदर 4-5 लाख रुपयों की बहुत अधिक आवश्यकता है, और मुझे कैसे भी कमाना है। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ये पैसे चाहिए। 7 से 8 महीने बीतने के बाद उसके एक अपलाइन ने सैम से पूछा कि सैम, अब तुम्हारे मां की तबीयत कैसी है? दरअसल सैम की मां एक बड़ी बीमारी से गुजर रही थी, और सैम को डॉक्टरों ने कहा था कि अगर आने वाले 6-7 महीनों के अंदर सैम 4 से 5 लाख रुपए अरेंज नहीं कर पाता है तो शायद वो अपनी मां को फिर कभी देख नहीं पाएगा। यही कारण था कि उसने उस दिन रिया से कुछ भी नहीं बोला था और अपने काम पे फिर भी फोकस किया था। सैम ने कहा कि अब मेरी मां बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है, डॉक्टरों का ऐसा कहना है, लेकिन अभी भी कुछ महीने और लगेंगे उनको पूरी तरीके से ठीक होने में। सैम महीने में 2 से 3 बार हॉस्पिटल अपनी मां को लेके जाता था। इधर देखते ही देखते 12, 13, 14 महीने हो गए, और तब तक अचानक से दुनिया में लॉकडाउन लग गया, और इस लॉकडाउन में बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, और उसी में वो कॉल सेंटर भी बंद हो गया जिसमें रिया, सरफराज और कभी सैम काम किया करते थे। सरफराज तब तक रिया के काफी क्लोज आ चुका था, और रिया से वो लगभग 1.5-2 लाख रुपए ले चुका था। इसी बीच में रिया की मां की तबीयत खराब हो चुकी थी, और रिया अपनी मां को हॉस्पिटलाइज करके उनका इलाज करा रही थी। रिया के पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे लग चुके थे, और 1 से 2 दिनों के अंदर मां ठीक होके अब वहां से डिस्चार्ज होने वाली थी। तब उसने सरफराज को कॉल करके ये सारी बातें बता दी थी कि उसे शायद लाखों रुपए लगने वाले हैं, तो प्लीज सरफराज उसका पैसा कम से कम वापस कर दे ताकि वो मां को डिस्चार्ज करा लेगी। सरफराज ने भी हामी भर दी थी कि ठीक है, 2 दिनों के अंदर मैं पैसों की अरेंजमेंट कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। और जब डिस्चार्ज का दिन आया तो उसी दिन, सौभाग्य कहिए, जो भी कहिए, कोइंसिडेंस कहिए, उसी दिन सैम अपनी मां का रिपोर्ट लेने जा रहा था उसी हॉस्पिटल में, और वो आखिरी रिपोर्ट थी। तब तक उसकी मां पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। और जब सैम वहां पे पहुंचा तब तक उसने सरफराज नाम की आवाज सुनी, और कोई बात हो रही थी किसी की टेलीफोन के ऊपर, फोन के ऊपर, और वो कोई और नहीं थी, रिया बात कर रही थी सरफराज। और वो कह रही थी कि जल्दी से मुझे पैसे भेजो, 1,37,000 रुपयों की आवश्यकता है, वरना मेरी मां डिस्चार्ज नहीं हो पाएगी। ये सारी बातें हो रही थी, और जैसे ही सरफराज नाम सैम ने सुना, सैम ने पलट के देखा और वो खोजने लगा कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही। उसे देख लिया, और ये सारी बातें जब हो रही थी तो वो एक कोने में छुप के हुई इन सारी बातों को सुन रहा था। रिया जब ये सारी बातें सरफराज से कर रही थी तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट ये था कि सरफराज ने कॉल कट कर दिया था, और रिया ये बात बोल रही थी कि कॉल कट कर दिया, मुझे पैसा कौन देगा। और उसके बाद रिया वहीं पे बैठ के, उसके आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी, और अब ये वो सोच रही थी कि आखिरकार वो इतने पैसे कहां से लेके आएगी। सैम को बड़ा मन था रिया के पास जाने का, लेकिन सैम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो काउंटर पे गया और उसने रिया के बदले वो 1,37,000 रुपए पे किए,
और वो वहां से निकल गई। क्योंकि उस हॉस्पिटल में सैम को बहुत सारे लोग पहले से जानते थे, क्योंकि वो वहां पे कई महीनों से आ रहा था। कुछ ही देर में उसके जाने के बाद लोगों ने रिया को बुलाया और कहा कि अब आप अपनी मां को लेके जा सकती हैं। रिया काफी स्तब्ध थी, रिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल शॉक थी। लेकिन वो पैसा तो मैंने पे नहीं किया, यानी वहां पे पूछा तो वहां के लोगों ने कहा कि नहीं, पैसा पे हो चुका है, किसी ने पे कर दिया है। तो कुछ समझ में नहीं आया कि लेकिन किसने पे किया। तब वहां के लोगों ने कहा कि जिसने भी पे किया है उन्होंने मना किया है कि उनके नाम को रिवील ना किया जाए, उनके बारे में ना बताया जाए, इसलिए हम उनके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। आप अपनी मां को लेके जा सकती हैं, पैसा पे हो चुका है। जैसे ही रिया वहां से जाने वाली थी तब तक उन लोगों ने एक लिफाफा दिया कि हाँ, उन्होंने एक लिफाफा दिया है, ये आपके लिए है, आप इसे भी लेते जाइए। रिया सबसे पहले तो जल्दीबाजी में थी कि वो कैसे भी अपनी मां को वहां से लेके निकली। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो काफी अंदर से बहुत अधिक शॉक्ड भी थी, बहुत अधिक खुश भी थी, लेकिन अभी उसका सारा फोकस मां को वहां से निकालने पे था। मां को जब कैब में लेके वो जा रही थी तब बीच रास्ते में ही उसने सोचा कि वो लिफाफा जो उसे मिला है, जो उस इंसान ने दिया था, वो उसे खोल के एक बार देख ली। और जाते जाते उसी कैब के अंदर जब वो लिफाफा खोलती है तो उस लिफाफे में कुछ पैसे होते, कुछ रुपये होते, और जब वो उन रुपयों को गिनती है तो वो 4000। अचानक से उसे कुछ याद आने लगता है और 4000 रुपये, पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन लिफाफा, 4000 रुपये, कुछ ही देर में उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये कभी 1 साल पहले ऐसा ही लिफाफा और ऐसे ही लिफाफे में 4000 रुपये उसने किसी को दिया था। वो समझ जाती है कि ये जो पैसे पे हुए हैं, ये जो पैसा किसी ने दिया है उसकी मां के लिए, ये कोई और नहीं था, यानी वहां सैम था। सैम वहीं कहीं था और वो सारी बातों को सुन रहा था। आगे क्या हुआ वो कभी और। लेकिन आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटर्स कई बार ऐसा लगता है कि बड़े र्यूड होते हैं। वो अपने काम को ही सबसे अधिक प्रायोरिटी देते हैं। वो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि वो रिश्तों को भूल जाते हैं या फिर रिश्तों को इग्नोर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप सबकी कहानी नहीं जानते, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है एग्जैक्टली हम और आप नहीं जानते। मैं बस आपसे इतना ही कह सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटर्स दिल से बड़े अच्छे होते हैं और वो हमेशा लोगों की फिक्र करते हैं। फिर चाहे कोई दोस्त उनका रूट क्यों ना गया हो, फिर रिश्तेदार उसको इग्नोर क्यों ना कर चुके हो, लेकिन फिर भी इन सब लोगों के लिए उसके दिल में एक मोहब्बत होती है, एक सम्मान हमेशा होता है और वो हमेशा चाहता है कि वो लोगों के काम आए। अगर आपका भी दोस्त या कोई रिश्तेदार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है और किसी कारणवश आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस कहानी को फिर से सुनिए और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे और लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच।